हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही है एमपी हिस्ट्री। आज हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में पौराणिक काल से लेकर पौराणिक काल से लेकर गुप्त काल तक, गुप्त काल और उसके बाद में छोटे छोटे राजवंश यानी परवर्ती गुप्त काल तक अध्ययन करेंगे। यह एक वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें आपको सिर्फ काम की चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप तुरंत देखें और देखने के साथ साथ इसकी चीज़ों को नोट करें। इसमें कोई फालतू की बातें नहीं बताई जाएंगी, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही बताई जाएंगी और आपको बताया जाएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किन चीज़ों को याद अवश्य करना है, उन चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो अभी हमें हमारे पुराने लेक्चर में हमने स्टोन एज और चालकुलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान था वो देखा। अब हम पौराणिक काल के बारे में जानेंगे। माइथोलॉजिकल एज में मध्य प्रदेश क्या वैल्यू रख रहा है, माइथोलॉजिकली क्या मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में हम समझना शुरू करते हैं। माइथोलॉजिकल एज के अनुसार, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अनुसार मध्य प्रदेश में कारकोट के नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे राज करते थे। कारकोट कारकोट नागवंशी शासक जिन्हें काठे के शासक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काठे के शासक राज्य कर रहे थे। इन्होंने अपनी बेटी नर्मदा नर्मदा की शादी, नर्मदा इनकी बेटी थी काठे के शासक की, इनकी शादी इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुतकुश से कर दी। किससे कर दी? पुरुतकुश के साथ। नर्मदा की शादी इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुतकुश के साथ करवा दी गई और इस तरीके से यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का राज हो गया। और पुरुतकुश वह राजा थे जिन्होंने रेवा नदी का नाम बदलकर अपनी पत्नी के नाम, नर्मदा का पुराना नाम क्या था? रेवा, रेवा नदी था। तो रेवा का नाम नर्मदा कौन करेगा? फिर पुरुतकुश करेंगे। और पुरुतकुश किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। ठीक है ना? इसी वंश के, इसी इक्ष्वाकु वंश के राजा, इसी इक्ष्वाकु, मध्य प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश आ जाएगा और यहीं से पौराणिक कथाएं शुरू हो जाएंगी। ये वही इक्ष्वाकु वंश है जिसमें महाराजा राम रहेंगे, सब रहेंगे। ये वही इक्ष्वाकु वंश है, प्राचीन वंश है। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा रहेंगे मुचकुंद। क्या नाम है इनका? दूसरे राजा, एक हमने पुरुतकुश पढ़े, दूसरे राजा थे मुचकुंद। एक और राजा है इसी वंश में हुए, मुचकुंद। मुचकुंद राजा ने मानधाता नगरी की स्थापना की। कौन सी नगरी की? मानधाता नगरी। मानधाता यानी ओंकारेश्वर। किसकी स्थापना की मुचकुंद ने? मानधाता नगरी, खंडवा के पास मानधाता नगरी की स्थापना की। किसने की? यह आपके मुचकुंद राजा ने की। मुचकुंद कौन? इक्ष्वाकु वंश का था। अब कुछ साल, बहुत सालों बाद यहाँ पर एक यादव वंश का राज हो जाएगा। यादव वंश, यादव वंश के राजा रहेंगे। यादव वंश की है नामक शाखा से, यादव वंश की एक है जिसके साम्राज्य है ही थे, है वंश, है नामक ब्रांच के राजा माहिस्मत ने मानधाता पर अटैक कर दिया। तो अब आपसे पूछते हैं कि माहिस्मत जो राजा थे, राजा माहिस्मत, वह किस शाखा से थे, किस वंश के थे? या तो वो है शाखा के थे या फिर वो यादव शाखा के थे। वो इक्ष्वाकु शाखा के नहीं है। है जो राजा हैं वह है शाखा के जो राजा हैं वो यदुवंशी थे, और माहिस्मत जो राजा है वह है वंश का था या फिर यदुवंश का था, वह इक्ष्वाकु वंश का नहीं था। इक्ष्वाकु वंश के इतने ही राजा हैं। तो है राजा, है यदुवंश के राजा है नामक शाखा के राजा माहिस्मत ने मानधाता पर अटैक कर लिया और उसका नाम माहिस्मत कर दिया। और बाद में एक नई नगरी की स्थापना की जिसका नाम क्या था? माहिस्मती। माहिस्मती यानी महेश्वर। पहले मानधाता राज पर अटैक करके उसका नाम क्या कर दिया? माहिस्मती कर दिया। किसने किया ये? माहिस्मत नाम के राजा ने किया। सरल क्वेश्चन है। मानधाता नगरी की स्थापना किसने की? मुचकुंद ने। मुचकुंद किस वंश का था? इक्ष्वाकु वंश का था। रेवा का नाम किसने किया? नर्मदा, पुरुतकुश ने। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ का नाम क्या था? नर्मदा था। तो उसने नदी, रेवा नदी का नाम क्या कर दिया? नर्मदा नदी कर दिया। किसने कर दिया? पुरुतकुश ने। तो ये पौराणिक कथाओं के कुछ बेसिक बेसिक से फैक्ट हैं। इसी हाय वंश में एक राजा था कार्तिवीर्य अर्जुन। क्या नाम था उसका? कार्तिवीर्य अर्जुन। तो आपकी प्री में आ चुका है। कार्तिवीर्य अर्जुन किस वंश का राजा था? तो यह है वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? है वंश का राजा है कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसका नाम है सहस्त्रार्जुन। तो महाप्रतापी राजा था ऐसा बोला जाता है। इसकी 1000 भुजाएं थी। क्या थी? 1000 भुजाएं थी। और इसने एक बार दुस्साहसी होकर 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। कौन? सहस्त्रार्जुन अर्जुन, सहस्त्रार्जुन अर्जुन या है वंश का राजा कार्तवीर अर्जुन।
इसकी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह कैसा रहा, असफल हो गया। इसने कारकोट के युद्ध में अनूप देश को पराजित किया था। अब अनूप देश का पुराना नाम क्या है, मेरा नाम तो है ही, लेकिन अनूप देश मतलब निमाड़ क्षेत्र। इसने निमाड़ क्षेत्र को जीत लिया था, किसने, कार्तिवीर अर्जुन ने। तो नर्मदा को रोकने का प्रयास किसने किया था, कार्तिवीर अर्जुन ने। कार्तिवीर अर्जुन किस वंश का राजा है वंश का राजा है। माहिष्मत किस वंश का राजा है वंश का राजा है। मुचकुंद ने क्या किया था, मांधाता नगरी की स्थापना की थी। पुरुतकुश ने क्या किया था, नर्मदा का नाम रेवा कर दिया था। ये इतने 7-8 फैक्ट आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगर हम रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 बड़े बड़े जंगल आते थे, एक महाकांतर और एक दंडकारण्य। क्या स्थान थे, महाकांतर और दंडकारण्य स्थित थे। राम ने मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षसों को कहाँ मारा था, दंडकारण्य में मारा था। भगवान राम ने मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षसों की हत्या की थी। कहाँ पर की थी, दंडकारण्य में की थी। दंडकारण्य कहाँ पर था, तत्कालीन मध्य प्रदेश में था। और शत्रुघ्न है जो, शत्रुघ्न के बेटे शत्रुघाती, क्या नाम था उसका, शत्रुघाती ने दशार्ण, दशार्ण यानी वर्तमान का विदिशा, दशार्ण यानी वर्तमान के विदिशा पर राज्य किया है। किसने, शत्रुघाती ने। किसने, शत्रुघाती ने वर्तमान के विदिशा पर शासन किया है। व्यवस्थ मनु के एक पुत्र कुरुष ने, मनु के बहुत सारे बेटे थे, जो हमारे आदि पुरुष है मनु, उनके एक पुत्र करुष ने, उनके एक पुत्र करुष ने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कारुष नामक वंश की स्थापना की, जिसको आजकल क्या बोला जाता है, बघेल खंड बोला जाता है। कारुष देश या क्या बोला जाता है, बघेल खंड बोला जाता है। और कालिदास के रघुवंशम के अनुसार, जो रघुकुल वाला है, रघुवंशम के अनुसार श्री राम के पुत्र कुश कहाँ के राजा थे, दक्षिण कौशल के राजा थे, जो वर्तमान मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमाएं बनाती हैं। तो ये तो रही हमारी पौराणिक कथाओं की बात। अब अगर हम और आगे जाएं तो महाजनपद काल में क्या रहा है सीन। सिंधु घाटी शब्द में तो कोई सीन नहीं रहा, ऋग्वैदिक वैदिक में भी कोई सीन नहीं रहा, लेकिन जैसे ही महाजनपद हुए तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। कौन कौन से, एक चेदी और एक अवंती। और इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद थे उनमें 2 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, चेदी और अवंती। चेदी और अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके बारे में बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। जो अवंती महाजनपद है, कौन सा महाजनपद, अवंती। अवंती मतलब हमारा उज्जैन का आसपास का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र। यह मध्य एवं पश्चिम मालवा क्षेत्र है। ये इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इनके मध्य में से वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। कौन सी नदी प्रवाहित होती थी, वेत्रवती नदी। जो उत्तरी अवंती था, नॉर्थ अवंती था, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। क्या थी उसकी राजधानी, उज्जैन थी। और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी क्या थी, माहिष्मती थी। क्या थी, माहिष्मती उसकी राजधानी थी। बुद्ध काल में चंड प्रद्योत इस समय का, इस जगह का राजा था, अवंती का राजा था। बिंबिसार के समय हम पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसका मित्र था चंड प्रद्योत। पर एक बार चंड प्रद्योत को जब बीमारी हो जाती है, पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है, तो वह अपने राजवैद्य जीवक को, किसको, राजवैद्य जीवक को भेजता है महाराज के इलाज के लिए, और महाराज का वो इलाज करते हैं। तो उस समय अवंती में कौन राज्य कर रहा है, उस समय अवंती में प्रद्योत वंश के राजा चंड प्रद्योत राज कर रहे थे। किस समय, बुद्ध काल में। बुद्ध काल में इस जगह का नाम क्या था, अच्युतगामी या अच्युतगामिनी। क्या था उज्जैन का नाम, अच्युतगामी या अच्युतगामिनी। किसके समय, बिंबिसार के समय, महाजनपद काल में। ऐसे ही चेदी, चेदी राज्य का जो विस्तार था वह सोन और नर्मदा नदी के मध्य बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में था, है ना, जिसका विस्तार उत्तर में कालिंजर तक था। इसकी राजधानी क्या थी, शुक्तिमती थी। क्या थी इसकी राजधानी, शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। चेदी की कैपिटल क्या थी, शुक्तिमती थी। और महाभारत काल में यहाँ पर किसका राज्य था, शिशुपाल का था। शिशुपाल, जिसकी 100 गलतियां माफ थी और 101 गलती में उसका क्या हो गया था, कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने उसका गला काट दिया था। तो ये शिशुपाल कहाँ के राजा थे, शुक्तिमती के राजा थे, चेदी के राजा थे। ये चेदी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, कालिंजर तक इसकी उत्तरी सीमा थी, है ना, ये वो वाला क्षेत्र है। इसकी कैपिटल क्या है, शुक्तिमती। तो ये सोन और नर्मदा नदी के मध्य फैला हुआ एक क्षेत्र था।
ठीक है ना। तो हमें दो जनपद मिले, महाजनपद मिले मध्य प्रदेश में। एक कौन कौन सा, चेदी और अवंती। ठीक, अवंती दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। प्रद्योत वंश के राजा चंड प्रद्योत उस समय राजा थे बुद्ध काल में। चेदी के राजा शिशुपाल थे, कहाँ पर, महाभारत काल में, जिसका वध किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। अब महाजनपद काल के बाद जो स्थापना होती है वह होती है मौर्य काल की। किसकी, मौर्य काल की। विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी शामिल था। मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही शामिल था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा, अवंती भी शामिल था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपने राज्य में शामिल किया हुआ था। किसको, मालवा को, सौराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को, यह तीनों मध्य प्रदेश में शामिल थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बिंदुसार के शासन में अशोक 11 वर्षों तक अवंती का क्या रहा था, राज्यपाल रहा था। अशोक उज्जैन का राज्यपाल रहा है। किसके समय, बिंदुसार के समय। बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को यहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा और उसने यहाँ पर 11 साल तक नियंत्रण रखा। और जिस तरह उसने उज्जैनी को अपनी राजधानी भी बनाया था, वो यहाँ पर राज्य कर रहा था। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और रूपनाथ में लघु शिलालेखों से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। गुर्जरा दतिया में है, रूपनाथ जबलपुर के आसपास है। इन जो लघु शिलालेख है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, उसमें मिलता है कि अशोक के शासन, जब अशोक यहाँ का राज्यपाल था तो उसके समय की जानकारी इसमें मिल जाती है। गुर्जरा अभिलेख जो है दतिया में, उसमें अशोक का नाम अशोक, देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी उल्लेख मिलता है। वह जो देवताओं का प्यारा है अशोक, वह उल्लेख मिल जाता है। महावंश जो बौद्ध ग्रंथ हैं, फेमस दीपवंश और महावंश, महावंश के अनुसार विदिशा या बेशनगर में, विदिशा जो बेशनगर है, उस समय जो अशोक है राज्यपाल थे, उनकी भेंट वहां पर एक शक वंश के व्यवसायी की पुत्री कुमार देवी से होती है। किससे होती है, कुमार देवी से उनकी वहां बातचीत होती है। कुमार देवी बौद्ध धर्म की अनुयायी है, उनसे उनको स्नेह हो जाता है और उनसे उनका विवाह हो जाता है। तो एक व्यवसायी की पुत्री के साथ यहाँ पर विवाह हो जाता है, जिसका नाम क्या है, कुमार देवी है। अशोक ने यहीं पर कुमार देवी के कहने पर 3rd सेंचुरी ईस्वी में सांची रायसेन में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक ने अपनी रानी के कहने पर करवाया था, जो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। और इन्हीं से फिर इनके दो बेटे पुत्रियां होंगी, एक महेंद्र और एक संघमित्रा। पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा होता है। ठीक ना। जो मूल रूप से ईंटों पर निर्मित था, 1818 में जनरल टेलर ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। रूपनाथ लघु शिलालेख कटनी में है। रूपनाथ लघु शिलालेख पहले जबलपुर में था, अब कटनी में आने लगा है। इसमें अशोक ने धम्म प्रचार और धम्म महामात्र के आदेशों का वर्णन किया है। रूपनाथ अभिलेख में धम्म प्रचार और धम्म महामात्र का वर्णन किया है। गुर्जरा अभिलेख में इसका छोटा नाम मिलता है, देवताओं का प्यारा अशोक, ये मिलता है। अशोक ने सतना के पास भरहुत स्तूप का भी निर्माण करवाया था, जिसकी खोज किसने की थी, जनरल कनिंगम के द्वारा की गई थी। भरहुत का स्तूप अशोक ने ही बनवाया, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। किन्हीं किन्हीं स्रोतों में मिलता है कि भरहुत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य का इन्फ्लुएंस चल ही रहा है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग एक ब्राह्मण था और उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में महाभाष्य के लेखक एवं कवि पतंजलि निवास करते थे। अब देखो, जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग विदिशा में आकर रहने लगा था। विदिशा को केंद्र बना लिया था, अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। और इसके राज दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में पतंजलि नामक विद्वान रहते थे। पुष्यमित्र शुंग ने प्रारंभिक में क्या किया, जो अशोक के द्वारा जितनी भी, जो शुंग वंश प्रारंभ हो चुका है, शुंग वंश मौर्य वंश के आखिरी राजा की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर लेता है पुष्यमित्र शुंग। और ब्राह्मण था तो वह अश्वमेध यज्ञ कराएगा, और अश्वमेध यज्ञ कराने के साथ साथ इसका जो राज दरबारी होता है पतंजलि होता है, और यहाँ पर ये सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाएगा तथा सतना से 11 किलोमीटर दूर उचैरा के पास भरहुत के स्तूप का भी पुनर्निर्माण करवाता है। कौन, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र शुंग बनता है, और ऐसे ही शुंग वंश धीरे धीरे चलता है। और इस वंश के 8वें शासक, जब इनकी पाटलिपुत्र से पकड़ धीमी होती जाएगी, विदिशा के आसपास ही स्थापित हो जाएंगे। 8वें शासक भागभद्र के शासन काल में ग्रीक राजा एंट्रियाल कीट्स, भागभद्र के शासन काल में, भागवत शुंग वंश का कौन सा राजा है, 8वें क्रम का राजा है। इसके समय ग्रीक राजा एंटियल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस, क्या नाम है, हेलियोडोरस, इस समय विदिशा आता है।
विदिशा आता है और भागवत धर्म में दीक्षित होकर एक स्तंभ की स्थापना करवाता है। विष्णु को समर्पित एक स्तंभ, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एक स्तंभ का निर्माण होता है। ग्रीक राजा एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस भारत आता है भागभद्र के समय। भागभद्र शुंग वंश का राजा है, 8वां राजा है, तो जाना जाता है। और इससे सबसे पहला भागवत धर्म का लिखित साक्ष्य भी माना गया है। किसको पहला फर्स्ट रिटन एविडेंस माना गया? खाम बाबा स्तंभ को। शुंग वंश का जो आखिरी शासक था वह कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना होती है। और कर्ण वंश के शासक वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना कर दी। यह भी एक ब्राह्मण वंश है, कर्ण वंश। और कर्ण वंश का जो आखिरी शासक होगा वह कौन होगा? सुशर्मा होगा। कौन? ये सब मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहेंगे, मध्य प्रदेश के आसपास ही सक्रिय थे। तो इस वंश का आखिरी राजा कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश के शासक शिमुख क्या करेगा? विदिशा के राजा सुशर्मा को पराजित कर सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। अब देखिए, जब आखिरी राजा मौर्यों के आखिरी राजा की हत्या होती है तो राजधानी विदिशा की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो शुंग और कर्ण, शुंगों की वैसे राजधानी पाटलिपुत्र रहेगी, लेकिन वह मेनली फोकस कहाँ रहेंगे? विदिशा में रहेंगे। लेकिन अंतिम समय पूर्ण रूप से विदिशा शिफ्ट हो जाते हैं। कर्ण वंश भी पूरा विदिशा ओरिएंटेड ही रहेगा। तो सातवाहन वंश का जो राजा होगा शिमुख, वह क्या करेगा? जो कर्ण वंश का आखिरी राजा है सुशर्मा, उसको पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना कर लेगा। अब इस वंश के जो प्रमुख राजा हैं उनके मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग साक्ष्य पाए जाएंगे। जो इस वंश के शासक सातकर्णी प्रथम थे, इन्होंने पश्चिमी मालवा तथा अनूप यानी निमाड़ क्षेत्र तक अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है वह है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बोला जाता है कि इसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया हुआ था, एक ब्राह्मण की उपाधि लिए हुए था, क्षत्रिय संहारक बोलता है अपने आप को। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अनूप अवंती पर विजय प्राप्त की। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार में। ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांची के स्तूप के तोरण द्वार में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो त्रिपुरी, जबलपुर के पास त्रिपुरी जगह है, वहां पर सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी सीसे के सिक्के यानी लेड के सिक्के यहाँ पर मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? त्रिपुरी से मिले हुए हैं। त्रिपुरी में सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए सीसे के सिक्के मिले हुए हैं। इस वंश के शासकों द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी अपनाई गई थी। सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा सबसे पहले भूमि दान की प्रथा अपनाई गई थी। इसके बाद हिंद यवन शासक आए, तो हिंद यवन शासक भी मध्य प्रदेश में एक्टिव रहे हैं। मिनांडर के सिक्के मिले हुए हैं बालाघाट से। जो हिंद यवन शासक थे उसमें जो सबसे फेमस था मिनांडर के सिक्के मिले हुए हैं कहाँ से? बालाघाट से मिले हुए हैं। तथा रोमन शासकों के सिक्के, जो रोमन साम्राज्य के सिक्के हैं, वो मिले हैं मंदसौर से। क्योंकि मंदसौर के आगरा से, क्योंकि मंदसौर उस समय ट्रेड सेंटर होता था, तो ट्रेड सेंटर के रूप में रोमन जो सिक्के हैं वह कहाँ से मिले हैं? मंदसौर जिले के आवरा नामक स्थान से मिले हुए हैं। और मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले हुए हैं? बालाघाट से मिले हुए हैं। ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद मध्य प्रदेश में शक वंश के एविडेंसेस के रूप में अगर हम देखें तो शक वंश की बहुत सारी शाखाएं थी। गुजरात शाखा, पंजाब शाखा, गुजरात शाखा के भी अंतर्गत। तो एक कार्दमक वंश था, शकों के अंतर्गत एक कार्दमक वंश था। तो उसमें चष्टन ने कार्दमक वंश की स्थापना की थी और उसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन थी। क्या थी उसकी कैपिटल? उज्जैन थी। ऐसी छहरात वंश था जिसका शासक नहपान था, छहरात वंश। और उसी के परिवार में एक हुए रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था और पूर्व और पश्चिम मालवा महेशमती तक इसने क्या कर लिया था? जीता था। यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। छहरात और कार्दमक वंश यहाँ पर रहे हैं। छहरात की राजा नहपान, कार्दमक की चष्टन, उज्जैन इनकी कैपिटल थी। और रुद्रदामन ने पूरा मध्य प्रदेश जीत लिया था। ऐसे ही विदेशियों के क्रम में एक और विदेशी रहे हैं, कुषाण। कौन रहे हैं? कुषाण। कुषाण का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कनिष्क था। उज्जैन के शक क्षत्रपों को युद्ध में पराजित किया था, तब मालवा के कुछ वंशकों से इन्होंने छीन लिया था कनिष्क ने। शहडोल से कुषाण शासकों के 757 सिक्के मिले हुए हैं। कुषाण कालीन अभिलेख में सांची का अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त मूर्ति अभिलेख प्रमुख है।
तो कुषाणों के अभिलेख मुख्य रूप से कहाँ से मिले हुए, एक सांची में अभिलेख बनाया है इनने, और भेड़ाघाट में एक मूर्ति मिली हुई है जिसमें कुषाण कालीन वर्णन मिलता है। तो ये इसमें के वर्णन है कुषाण वंश के। इसके बाद नागवंश। नागवंश जैसे कुषाणों का पतन होता है तो नागवंश का उत्कर्ष हुआ, और नागवंश की स्थापना कहाँ हुई थी, नागवंश की स्थापना हुई थी विदिशा में। लेकिन बाद में इसके संस्थापक रहेंगे भवनाग, वृषनाग, भवनाग, है ना, ये इस वंश के महत्वपूर्ण राजा रहेंगे। और इनकी जो शाखा जो फेमस हो जाती है वह हो जाती है पद्मावती या पद्म पवैया। कौन सी, पद्मावती। उज्जैन में स्थापना होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं ग्वालियर के पास पद्म पवैया या पवाया नगर। पद्म पवैया, पद्मावती या पवाया नगर में इनकी शाखा बहुत ज़्यादा फलती फूलती है, और दूसरी ब्रांच इनकी ग्वालियर मथुरा में चली जाती है। तो नागवंश यहाँ पर एक्टिव रहा है। इसके बाद एक और राजवंश था इसी समय, आभीर वंश। आभीर वंश कहाँ, खानदेश बुरहानपुर में स्वतंत्र आभीर वंश की स्थापना किसने की है, ईश्वर सेन ने की है। ईश्वर सेन के द्वारा एक और छोटे राजवंश की स्थापना की जाती है, इसका नाम क्या है, आभीर वंश। इन्होंने अनूप और मालवा को अपने अधिकार में लिया था, निमाड़ और मालवा में इनका कंट्रोल था। एक था बोधि वंश। बोधि 2nd और 3rd सेंचुरी में जबलपुर के त्रिपुरी में बोधि शासकों का शासन था। कौन से शासक थे, बोधि वंश के शासक थे। कहाँ पर, जबलपुर के आसपास। और इस वंश के जो प्रमुख राजा थे श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि। तो आपको श्रीबोधि याद रखने हैं, ये इनके पहले महत्वपूर्ण राजा थे। श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि, बोधि बोधि लगा हुआ है नाम, तो श्रीबोधि आपको पहला याद रखना है। 2nd और 3rd सेंचुरी में जबलपुर के पास त्रिपुरी क्षेत्र में इनका एरिया था, महाकौशल वाले क्षेत्र में बोधि वंश एक्टिव था। मगवंश। मगवंश से 2nd और 3rd सेंचुरी में मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में मगवंश के शासकों का शासन था। कहाँ पर, बघेलखंड में। बोधि कहाँ, महाकौशल में। मग कहाँ, बघेलखंड में। इस वंश का जो पहला राजा था भीमसेन था। कौन था इस वंश का पहला राजा, भीमसेन। मगवंश का पहला राजा कौन है, भीमसेन, आपको याद रखना है। मगवंश का जो पहला राजा है वह कौन है, भीमसेन है। जो अन्य राजा है वह है भद्रमग और शिवमग। भद्रमग व शिवमग इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण राजा हैं। क्षेत्र कौन सा है ये, फिर से देखिए, क्षेत्र है ये आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र है मगवंश का। ठीक, इसके बाद वाकाटक वंश। वाकाटक वंश बहुत लंबे समय तक कार्य किया है। इनका मूल स्थान बुंदेलखंड था। इनके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। क्या नाम था इसका, विंध्य शक्ति, जो विदिशा का शासक था। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। विंध्य शक्ति के बेटे प्रवर, इनके गुप्तों से वैवाहिक संबंध रहे हैं। किनके साथ, गुप्त राजाओं के साथ, है ना। वाकाटक राजा के बेटे प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। प्रवरसेन के पुत्र रुद्रसेन प्रथम ने अपनी राजधानी नागपुर स्थापित की थी, ठीक है ना। और अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ किया था। ये देखिए, सबसे बड़ा राजा कौन है इनका, विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद आया प्रवरसेन। प्रवरसेन फर्स्ट, इसने किए हैं 4 अश्वमेध यज्ञ, है ना। इसके बाद इसका बेटा है रुद्रसेन। रुद्रसेन राजधानी ले गया है नागपुर। रुद्रसेन का बेटा था रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन प्रथम का बेटा रुद्रसेन सेकंड, इसका विवाह हुआ है प्रभावती गुप्त से। और रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावती गुप्त बहुत कुशलता के साथ शासन चलाती हैं और अपने पिता की मदद करती हैं। तो यानी यहाँ गुप्त और वाकाटक वैवाहिक संबंध बहुत ही ज्यादा फलता फूलता है, बहुत प्यार मोहब्बत से काम चल रहा है। इसके बाद इनका बेटा होता है प्रवरसेन द्वितीय, है ना। और अंत में नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, इस प्रकार के छोटे छोटे राजा हुए हैं। इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्ता, ये सब इस वंश से महत्वपूर्ण रिलेटेड शासक हैं। इन्हीं के पैरेलल मध्य प्रदेश में एक्टिव होने लगा है गुप्त वंश। कौन सा वंश, गुप्त वंश।
समुद्र चंद्रगुप्त प्रथम के समय तो मध्य प्रदेश में उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन समुद्रगुप्त जब अपना विजय अभियान शुरू करते हैं, दक्षिण विजय अभियान के समय सागर से प्रवेश करता है। कहाँ से? सागर में प्रवेश करके दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया, और इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर अटैक कर उसको पराजित कर दिया था। और इस विजय की स्मृति में उसने सागर जिले के एरण में एक स्मारक का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? एरण में एक स्मारक का निर्माण कराया था, जब उसने विदिशा के शक राजा श्रीधर वर्मन को हरा दिया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण विजय के पश्चात मध्य क्षेत्र के 18 वन राज्यों को, 18 आटविक राज्यों को, जो मध्य देश के 18 आटविक राजा थे, इनको अपने अधीन कर लिया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो फेवरेट नगर था वह कौन सा था? एरण था। ठीक है ना। और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की जो अब दोबारा मध्य प्रदेश इमर्ज होगा, जब चंद्रगुप्त सेकंड, जो समुद्रगुप्त का बेटा रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, वह उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश करने लग जाता है। उज्जैन को पुराना महत्व दिलाने लग जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में स्थापित करता है। जबकि पहली राजधानी कौन सी रहती है उसकी? पाटलिपुत्र ही रहती है। वीरसेन चंद्रगुप्त सेकंड का मंत्री रहता है, और युद्ध और शांति विभाग का वही रहता है, और वो यही उज्जैन से रिलेटेड है। वीरसेन वीरसेन चंद्रगुप्त का मंत्री है और युद्ध एवं शांति काल का एक मंत्री है। इसके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें महाकवि कालिदास, वराह मेहर, धनवंतरी, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरबर इत्यादि लोग थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये 9 रत्न उज्जैन से ही रिलेटेड है बहुत सारे लोग। इसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी होता है, कुमारगुप्त के शासन काल में भारतवर्ष में पहली बार हूणों का अटैक होगा। हूणों का अटैक होता है कुमारगुप्त के समय, लेकिन उसको लड़ने जाता है स्कंदगुप्त। लड़ता कौन है? स्कंदगुप्त लड़ता है और उनको हरा देता है ना, पराजित कर देता है। दमोह जिले के हटा तहसील में साकौर के 24 स्वर्ण सिक्के मिले हुए हैं। दमोह जिले में कहाँ पर? साकौर, हटा तहसील के पास साकौर में 24 स्वर्ण सिक्के मिले हुए हैं, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त के नाम मिलते हैं। तो आप देखेंगे कुमारगुप्त के समय हूणों का अटैक हुआ पहला, जिसके लड़ने कौन गया? स्कंदगुप्त गया, वो भी मिला हुआ है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के सिक्के कहाँ मिले हुए? हटा जिले के साकौर, हटा तहसील के साकौर ग्राम में, दमोह जिले में, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसके 9 रत्न मध्य प्रदेश के उज्जैन से रिलेटेड है ना। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गुप्त शासकों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जैसे जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन है। सतना जिले के नागौद में भूमरा का शिव मंदिर उसका है। अजयगढ़ का नचना कुठार का पार्वती मंदिर गुप्तकालीन है। सांची का बौद्ध मंदिर गुप्तकालीन है। आदि गुप्तकालीन साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिले हुए हैं। मतलब प्रथम मंदिर के साक्ष्य जो गुप्तकालीन हुए हैं वह मध्य प्रदेश में ही बने हुए थे। गुप्तकालीन जो चित्रकला थी उसके साक्ष्य बाघ की गुफाओं से मिले हुए हैं। बाघ की गुफाओं की चित्रों की तुलना अजंता गुफा के चित्रों से की जाती है। मतलब बाघ की जो गुफाएं बनी हुई है ना, उसमें जो चित्रकारी है वह भी कौन सी है? गुप्तास पीरियड की है, गुप्तकालीन है, वो गुप्तों के समय की है। इसके बाद गुप्तों के बाद जैसे गुप्त डाउनफॉल होते गए, एक नया वर्ड वंश इमर्ज हुआ जिसका नाम था ओलिकर वंश। क्या नाम था? ओलिकर वंश था। नरवर्मन नाम के राजा ने, नरवर्मन ने दशपुर के ओलिकर वंश की स्थापना की। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? समकालीन था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन कौन कहलाएगा? नरवर्मन कहलाएगा, और ओलिकर वंश की स्थापना हो जाएगी। और जो मालवा का मालवा नाम है वह किसने दिया है? ओलिकरों ने ही दिया है। ओलिकर राजाओं की ही देन है कि मालवा को मालवा बोला जाए। किसकी देन है? ओलिकर राजाओं की देन है। मंदसौर से प्राप्त रेशम काटने वालों की एक श्रेणी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। मंदसौर में एक रेशम सृष्टि अभिलेख मिला है, जैसे दुनिया का पहला विज्ञापन वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है, ओलिकर वंश से संबंधित है। और इसमें पता चलता है कि कुमारगुप्त पहला राजा था जिसने पश्चिम मालवा को पहली बार जीता था। तो यह इसमें मिलता है, किसमें? मंदसौर अभिलेख ने। किसमें लिखा है? ये वत्स भट्टी ने लिखा है। किस वंश से संबंधित है? ओलिकर वंश से संबंधित है। इसमें रेशम श्रेणी के बारे में पहला वर्णन मिलता है, दुनिया का पहला विज्ञापन इसी अभिलेख में मिलता है, और इसमें ही मिलता है कि कुमारगुप्त ने पश्चिम मालवा को पहली बार जीता था। सबसे इंपॉर्टेंट शासक था इसके समय का यशोधर्मन। यशोधर्मन यशोधर्मन को उत्तर भारत का महान शासक बताया गया था, जिसका साम्राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। किसका? यशोधर्मन का। इसने हूण शासक मेहर कुल को पराजित किया था। किसने? यशोधर्मन ने। हूण शासक
मेहुर कुल को पराजित किया था तथा जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिकारज एवं परमेश्वर की उपाधियां भी हासिल की हुई थी। किसने हासिल की हुई थी? यशोधर्मन ने। यशोधर्मन कौन है? मालवा के ओलिगर वंश का महान शासक था, जिसने अपना राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा तक फैला लिया था। अब इस समय और छोटे छोटे राजवंश थे ओलिगरों के आसपास, गुप्तों के आसपास, जिसका नाम था परिव्राजक वंश। क्या नाम था? परिव्राजक वंश। यह हमारे बघेलखंड क्षेत्र के, बघेलखंड क्षेत्र में एक्टिव था। इसकी राजधानी नागौद थी। इनके जो प्रमुख राजा थे वह थे हस्ती, संक्षोभ, है ना, हस्तिन और संजोब थे। हस्तिन, संक्षोभ और दयोदय, तीन प्रमुख राजा थे, हस्तिन, संक्षोभ और दयोदय। खोहग्राम, राजधानी नागौद और बघेलखंड क्षेत्र में परिव्राजक वंश एक्टिव है। ऐसे ही उच्चकल्प, उच्चकल्प उचेहरा सतना, यह कहाँ पर? उचेहरा सतना से रिलेटेड एक राजवंश था, छोटा राजवंश था। इसके जो तीन राजा हैं उनका नाम था ओघदेव, कुमारदेव, जयनाथ देव और सर्वनाथ देव। ओघदेव, कुमारदेव, जयनाथ देव, ये आप, और सर्वनाथ देव, ये चार राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। उचेहरा सतना में उच्चकल्प वंश एक्टिव था। एक और छोटा वंश है, इसका नाम है पांडु वंश। क्या नाम है इसका? पांडु वंश। यह मेकल और अनूपपुर क्षेत्र में था। मेकल मतलब हमारे अनूपपुर जिले के आसपास की पर्वत श्रेणियां। इसका संस्थापक था जयबल। पांडु वंश का संस्थापक कौन था? जयबल था। अन्य राजा थे वत्सराज, नागबल और भरतवल। यह इसके अन्य महत्वपूर्ण राजा थे। परवर्ती गुप्त शासकों में जो महत्वपूर्ण राजा रहे हैं वह रहे हैं कृष्णहर्ष, जीवितहर्ष, दामोदर, महासेन, आदित्यसेन आदि। और हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र जो बाणभट्ट ने लिखा है, उस समय लिखा है कि हर्षकालीन जो परवर्ती गुप्त शासक था वह कौन था? महासेन था। क्या था उसका नाम? महासेन गुप्त मालवा का राजा था जब हर्ष राज्य कर रहा था। परवर्ती गुप्त में हर्षकालीन राजा कौन था गुप्त का? महासेन गुप्त। जैसे ही हर्ष बड़ा राजा बनता है तो परवर्ती गुप्त पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी इस सीरीज के पार्ट 2 में हम और जानेंगे कि परवर्ती गुप्त के बाद मध्य प्रदेश में क्या रहा प्राचीन इतिहास, और चंदेल और परमार कालीन इतिहास तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है ना? तो बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ। धन्यवाद।